नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। इंदौर के मंदिर हादसे में 35 लोगों की मौत, 16 घायल। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का बचाव और राहत अभियान जारी। पीएम ने की मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा। आज देश की नई विदेश व्यापार नीति की होगी घोषणा। वैश्विक मंदी के बीच निर्यात को बढ़ावा देने पर होगा जोर। अगले 5 साल के लिए होगी नई नीति। G20 देशों के बीच बैठकों का दौर जारी। गांधीनगर में आपदा जोखिमकारी समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। वहीं चंडीगढ़ में कृषि और केरल के कुमारकोम में वैश्विक चुनौतियों पर हो रही है सदस्य देशों के बीच चर्चा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। हश मनी मामले में चलेगा आपराधिक मुकदमा। ट्रंप ने खुद को बताया निर्दोष। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के साथ ही आईपीएल के 16वें संस्करण की आज से होगी शुरुआत। 52 दिन चलने वाली लीग में 10 टीमों के बीच खेले जाएंगे 74 मैच। 28 मई को होगा विजेता का फैसला। और मैड्रिड मास्टर्स में 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। महिला एकल में पीवी सिंधु ने अंतिम 8 में किया प्रवेश। पुरुष एकल में साई प्रणीत को हराकर के श्रीकांत भी क्वार्टर फाइनल में। शुरुआत मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के बावड़ी की छत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 35 हो गई है, जबकि 16 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति अब भी लापता है। मौके पर बचाव अभियान लगातार चल रहा है। इसके लिए महू से सेना की एक टीम आई है, जिसमें 75 जवान शामिल हैं, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ खोज और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कुआं बहुत पुराना और गहरा था, जिस कारण बचाव कार्य में समय लग रहा है। लगातार पानी आ रहा था, जिसे निकालने की कोशिशें चल रही हैं। इस बीच सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उधर पीएम मोदी ने भी हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अभी तक 35 ऐसे लोगों का है ना मृत्यु का है ना पुष्टि हुई है। एंड मिसिंग पर्सन का लिस्ट में ना 1 पर्सन का है ना अभी ना मिसिंग आ रहा है। आर्मी की लगभग है ना आई थिंक 75 लोग आए थे। एनडीआरएफ की टीम के अभी ना लोग थे, एसडीआरएफ की टीम पे थे 15 है ना 50 और 75 इस प्रकार के 140 के आसपास लोगों ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और ये बहुत पुराना है ना कुआं है, उसमें ना काफ़ी है ना सिल्ट भी है, काफ़ी सारा मटेरियल्स भी जैसे कि ना कुआं है ना कवर्ड था, उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर फर्सी पत्थर से लेकर सब कुछ है ना अंदर गिरा हुआ था। उसके बीच में ना रेस्क्यू ऑपरेशंस करना पड़ता। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जैन इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो दीपक, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जो कि सिल्ट ज़्यादा है, पुराना कुआं है, वहाँ पे गाद हो सकता है और बाकी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना टाइम लग रहा है। और जो एक लोग अभी फंसा हुआ है, उसके बारे में क्या ताज़ा अपडेट है? व्यक्ति की हम बात कर रहे थे, सुनील सोलंकी उनका नाम है, जो अभी भी लापता है, उन्हीं की तलाश जारी है। दूसरी चीज, अभी जो सबसे मुख्य चीज है, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सहयोगी मंत्री जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है उनके साथ घटना स्थल पर पहुंचे हैं। और अब जो राहत बचाव कार्य कर रही थी टीम, उन सभी से वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। एक एक से जानकारी जुटाई जा रही है। इस तरीके का पूरा ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से उस व्यक्ति को खोजने में अभी और तकलीफें हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी चीज, अब वो कुछ देर बाद जो घटना स्थल है वहां से निकलकर जो घायल है उनके पास उनको देखने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे और जो मृतक है उनके परिजन से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए, कल
दोपहर से ही जिस समय मुख्यमंत्री को इस पूरे हादसे की सूचना दी गई, तब से ही वो सतत निगरानी कर रहे थे पूरे मामले की कि किस तरीके से राहत बचाव का कार्य चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी ले रहे थे। और आज जैसे ही सुबह हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पर अब वो पूरी जानकारी जो है वो जुटा रहे हैं। और दीपक, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुरानी बावड़ी है और पानी को निकालने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन पानी रिस रहा है, ये इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ टाइम लग रहा है, कुछ तकलीफें हो रही हैं। बिल्कुल असीम, जिस तरीके से बहुत पुरानी यह बावड़ी है और लगातार उसमें पानी का रिसाव है वो लगातार होता जा रहा है। तो आधे घंटे जब वहां से मलबा निकाला जाता है, उसके बाद आधे घंटे रुकना पड़ता है। तो ये जो बीच का गैप है, उस बीच में जो पानी है वो फिर एक बार रिस जाता है। तो ये जो तकलीफ है ये लगातार रात भर से सेना के सामने और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के सामने आ रही थी। और इसी के कारण अब टेक्निक है उनको बदलने की कोशिश की जा रही है कि कुछ अन्य तरीके से जो नीचे का मलबा है उसे निकाला जाए और जल्द से जल्द अगर वो व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं जो लापता है, अगर वो मिलते हैं वहां पर, भगवान न करे कि वो वहां पर हो, लेकिन अगर वो वहां पर मिलते हैं तो उनका जो शव है उसे वहां से रेस्क्यू कर लिया जाए। इन सब चीजों को लेकर जो ऑपरेशन है वो तेजी से किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद जो है माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। और दीपक, जो लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में पहुंचाया गया है, उनका इलाज किस तरह से चल रहा है? बिल्कुल, जो इंदौर का सबसे बड़ा अस्पताल एम्पायर हॉस्पिटल है वो वहां पर सभी घायलों को पहुंचाया गया था। लगातार वहां पर जो प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री है तुलसी सिलावट, वो वहां पर मौजूद है। उनको पूरी तरीके से वहां पर मॉनिटर कर रहे हैं कि हर एक घायल को उचित से उचित इलाज जो है वो मिल सके और किसी भी घायल को आगे कोई तकलीफ ना हो। हम बात कर रहे थे 16 लोग जो है वो भर्ती हैं। 2 लोग ऐसे थे जिनको तुरंत इलाज के बाद उन्हें जब रिकवर कर गए वो, तो उन्हें वहां छुट्टी दे दी गई थी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको दोबारा आऊंगा, लेकिन उससे पहले वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए वो सुनते हैं। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं, उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं, उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं। और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी जमीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो दीपक, आपने भी सुना कि सीएम का साफ तौर पे कहना है कि एक तो ऑडिट कराई जाएगी, कहाँ कहाँ पे हैं बोरवेल्स, कहाँ कहाँ पे हैं बावड़ी, और अगर प्राइवेट है और उसने ठीक से उसका केयर नहीं किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट के लैंड पे है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि इसके जरिए कम से कम आगे कोई इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए ये तैयारी बहुत जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल असीम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कल से ही इस बात को कह रहे थे और पूरी प्रशासनिक अमले को उन्होंने इस बात की लगा दिया था कि कहीं भी इस तरीके का कोई और हादसा, क्योंकि कल रामनवमी का दिन था, बहुत बड़ा दिन था, तो उन्होंने पूरे प्रशासनिक अमले को लगा दिया था कि आप जाएं और ऐसी जगहों को पहले से ही देखकर रखना या वहां पर सारी व्यवस्थाएं जो है वो कर लें। इसके बाद आज जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरे प्रदेश में इस तरीके की बावड़ियों का हो या जो कुएं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई जगह इस तरीके के पुराने कुएं हैं जिनपे जो पार होती है, यानी कि जो उसकी फेंसिंग होती है वो भी नहीं होती है। तो इन सभी चीजों को वहां पर अब उनका ऑडिट किया जाएगा। अगर कोई बावड़ियां ढकी हुई है उनको ऑडिट कराया जाएगा। साथ ही विशेष तौर पर हम देखें, अभी मध्य प्रदेश में 15 दिन पहले ही जो बोरवेल में एक बच्चे के गिरने की घटना हुई थी, उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तब भी ये निर्देश दिया था कि किसी भी बोरवेल को खुला ना छोड़ा जाए, चाहे वो प्रशासनिक जमीन पर हो, चाहे वो किसी प्राइवेट व्यक्ति पर हो, और प्राइवेट व्यक्ति का अगर है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई के भी जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री ने दिए थे। और अब जब कल ये जो हादसा हुआ है उसके बाद माना जाएगा कि अब पूरे प्रदेश में जो ऑडिट है वो बहुत सघन तरीके से किया जाएगा, और जिससे कि इस तरीके के हादसे की कोई पुनरावृत्ति ना हो पाए। लेकिन दीपक, जैसा कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का ये बयान आया जिसमें यह कहा गया कि बहुत ज्यादा भीड़ उस छत के ऊपर, उस
जालीनुमा जो जिससे कवर थी वो बावड़ी, उसके ऊपर खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, चूंकि पुरानी बावड़ी थी, केयर नहीं किया जा रहा था, इसलिए वो टूट के उसकी छत नीचे चली गई और इसके चक्कर में लोग उसके अंदर गिर गए। हाँ बिल्कुल, जो प्रत्यक्षदर्शी से हमारी बात हुई थी उन्होंने भी यही बताया था कि आखिरी समय चल रहा था हवन का। हवन के आखिरी समय में जो पूर्णाहुति होती है उसको करने के लिए लोग जो है आसपास में जो बैठे हुए थे या दूर दूर भी जो लोग थे वो सभी हवन में पूर्णाहुति देने के लिए वहां उस जगह पर पहुंच गए और उसके कारण एकदम से ये जो भीड़ है वो सीधी के सीधा जो मलबा है वो माफ करिएगा। और दीपक, जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं अपनी टीवी स्क्रीन पे, एक दूसरे विंडो में, एक विंडो में आप हैं, दूसरी विंडो अभी फुल फ्रेम हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस हादसे में जो लोग घायल हो गए उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे हैं, उनके बारे में उनका हाल समाचार जान रहे हैं, उनकी कोशिश कर रहे हैं और जो एक सांत्वना जो है वो उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है, आप चिंता ना करें। महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उन सभी से दृश्य जो हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें साथ में आप देख सकते हैं कि जो जल संसाधन मंत्री है तुलसीराम सिलावट, जिनकी मैं बात कर रहा था कि उन्हें लगाया गया था कि वो हर एक घायल का पूरी निगरानी रखें, पूरी तरीके से उनको इलाज मिल रहा है कि नहीं, वो मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, कल से ही जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने निर्देश दे दिए थे कि किसी भी घायल को कोई परेशानी ना हो, तो यही कुछ जो है वो सामने नजर भी आ रहा है। साथ साथ गृह मंत्री भी मौजूद हैं, नरोत्तम मिश्रा जी भी मौजूद हैं। लगातार पूरा जो अमला है, जो पूरा राजनीतिक तंत्र है वो यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है। और जैसा कि दीपक, सीएम साहब ने खुद कहा भी कि एक ऑडिट कराया जाएगा, तमाम जो बावड़ी हैं, जो बोरवेल्स हैं, वो उनका एक निरीक्षण किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी, अगर ये पहले कर लिया गया होता तो शायद इस तरह के हादसे नहीं होते। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आने वाले दिनों में इस तरह के हादसे ना हो, इसको लेकर सरकार काफ़ी गंभीर दिख रही है। दीपक, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो चिन्हित इस तरीके की बावड़ियां होती हैं उनकी लिस्ट नगर निगम हो या जो नगर प्रशासन या नगर पालिका है उनके पास होती है। लेकिन हम कल जिस हादसे की बात कर रहे हैं वो उस बावड़ी की कहीं पर कोई लिस्टिंग ही नहीं थी। वो एक प्रकार से माना जाए तो नगर निगम को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। जी दीपक, जो मंदिर वहां पर है उसको लेकर जो अवैध निर्माण है उसको लेकर भी नोटिस जारी किया गया था। तो ऐसे में अगर पहले से इस तरीके की अगर कार्यवाही कर ली जाती तो शायद कल जो ये इतना बड़ा दुखद हादसा हुआ है ये नहीं होता। लेकिन अब बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रदेश सरकार इस पूरे हादसे के बाद कहीं ना कहीं सबक ले, प्रशासन सबक ले और इस तरीके का अगर कोई मंदिर है, क्योंकि कई जर्जर मंदिर भी हैं जहां पर इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं, उन पर भी इस तरीके की नजर रखी जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ ही आगे का जो समय है इस तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार की जानी चाहिए जिससे कि अब हादसे ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प के बाद सियासी तापमान काफी चढ़ गया है। हावड़ा के शिवपुर इलाके में कल जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां पथराव कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों की ओर से हुए पथराव के बाद कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिशें होने लगी। इसके बाद आरएएफ को तैनात किया गया। फिलहाल हावड़ा के श्रीपुर इलाके में दहशत और तनाव महसूस किया जा रहा है। रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामे के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। बीजेपी ने इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया और कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा निकालते वक्त सावधानी बरतें। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हावड़ा की घटना को लेकर जो बातें कहा जा रहा है ये पूरी तरह झूठी बात है। रॉन्ग रूट की कोई बात ही नहीं। हावड़ा मैदान तक प्रोग्राम का परमिशन था, कमेटी ने परमिशन किया था, रामनवमी उद्यापन कमेटी ने, और हावड़ा मैदान तक जाने का वही एकमात्र रूट है। ममता बनर्जी ने रॉन्ग रूट का कंसेप्ट सुबह से ही सोशल मीडिया और उनका जो धरना मंच है वह दोनों जगह से ये तय कर दिया था कि किसी भी मुस्लिम इलाके में से अगर ये जुलूस जाएगा तो रॉन्ग रूट है। और भारतवर्ष में ऐसा दिन आ गया कि रामनवमी का जुलूस लेकर आप
किसी एरिया में जा सकेंगे, किसी दूसरे एरिया में नहीं जा सकेंगे। और ममता बनर्जी ने खुद उस्काया लोगों को, मुस्लिम लोगों को, फेनाटिक मुस्लिम में जो है सब नहीं, उस फेनाटिक मुस्लिम लोगों को उस्काया कि रामनवमी की जुलूस के ऊपर हमला किया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से संवाददाता हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त मौजूद हैं। प्रसन्नजीत, अगर मैं पूरे पश्चिम बंगाल की बात करूं, हर साल हर वर्ष हम देखते हैं कि इस तरह घटनाएं होती रहती हैं। इस बार भी रामनवमी का मौका सरकार की तरफ से जो सख्ती बरतनी चाहिए थी वो नहीं सख्ती बरती गई। नतीजा आगजनी, लोग घायल हुए, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। जिम्मेदारी साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर। बिल्कुल, देखिए, अगर किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसे बयान देते हैं जो आप सुकांत मजुमदार ने जो बताया, उसी से आप साफ हो गया लोगों को कि हाँ, ये सच है कि उन्होंने बताया कि किसी दूसरे वर्गों की जो मेजॉरिटी एरिया है वहां से रामनवमी का जो जुलूस है वो लेके नहीं जाना चाहिए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, और ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर जो शपथ लेके चीफ मिनिस्टर बनता है वो तो ऐसा कह ही नहीं सकता। तो इस तरह से बयान क्यों दिन में चीफ मिनिस्टर दे दिया, इसी के ऊपर हम सबका कल पूरे दिन ये सवाल था कि ये कैसे दे दिया और क्यों दे दिया। और उसी के बाद हम लोग थोड़ा सा अलर्ट भी हो गए थे। पूरे बंगाल में हमारे जो पत्रकार साथी है उनको बता दिए थे कि आप देखो कि आपके वहां पे कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हमको लगा कि पहले से ही खुद चीफ मिनिस्टर ने किसी ना किसी जगह पर हवा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये गलत बात है जो चीफ मिनिस्टर अपने धरना की मंच से जो मंच बनाया गया था केंद्रीय सरकार के खिलाफ, उनके ऊपर आरोप ये लग रहा था कि वो रामनवमी के दिन, लोगों के आस्था के दिन, लोगों से बातें करने की जगह उन्होंने धरना पर जी उनके ऊपर लग रहा था। तो इस आरोप को उन्होंने खारिज करने के लिए ऐसी बात कह दिया जो इंस्टिगेशन की काम कर गया, और ऐसा हालत हम देख लिया। बिल्कुल, लेकिन प्रसेनजीत, जो तस्वीरें, वीडियो फुटेज हम दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, उसमें जो पत्थरबाजी कर रहे हैं लोग, उनके चेहरे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। जो आगजनी कर रहे हैं उनके भी चेहरे साफ तौर पर स्पष्ट, क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। क्या 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन लोगों की शिनाख्त की गई, उनकी पहचान की गई, क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, तुरंत की बताऊं तो अब तुरंत 36 लोगों को हिरासत में ले गया, लेकिन ये जो जिनको वहां पे आइडेंटिफाई कर लिया जा रहा है वो लोग हैं या कोई रैंडमली ये 36 लोगों को उठा लिया गया, ये हमें अभी तक पता नहीं है। लेकिन ये लोगों को उठाकर सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कितना दूर तक सच्चाई है। और जैसे आपने बताया कि पथराव जो कर रहे हैं, हम तो देश में शांति रखने के लिए ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से पथराव के बाद, लेकिन कहानी यह है कि कोई दोनों तरफ के पथराव की कहानी तो है नहीं। और दूसरी बात है कि कोई 3 मंजिला 4 मंजिला मकान की छत से पथराव होते हुए हम देखे हैं, तो वहां पे पत्थर पहुंचा कैसे, मौजूद कैसे हो गया, मतलब क्या ये प्री प्लान्ड है कि नहीं? इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए। फुटेज अगर हमारे पास नहीं है तो मैं भिजवा सकता हूं कि छत के ऊपर से पथराव किया जा रहा है। तो जैसे दिल्ली में भी हम देखे थे जब वहां पे रायट की घटना हुई 2 साल पहले, तब भी छत के ऊपर से कुछ फेंका जा रहा था, तो छत के ऊपर पहुंचे कैसे पत्थर? तो ये भी एक सवाल है। लेकिन हाँ, आपके सवाल की जवाब अगर दे तो 36 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और वो कौन है, क्या है, ये तो थोड़ा जी। लेकिन प्रसेनजीत, अगर पेश किया जाए तो कोर्ट में पेश करने के समय पे हमको पता चलेगा। लेकिन प्रसेनजीत, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, जो जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो कदम है, ये जो स्टेटमेंट आया ममता बनर्जी की तरफ से, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की, अपीजमेंट वाली ये पॉलिटिक्स है ममता बनर्जी की, इसका खामियाजा पूरा प्रदेश आज झेल रहा है, जूझ रहा है। देखिए, ये तो एकदम इसको बोलने के लिए कोई राग ढाक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर अगर कोई हमारे ये सब बोलने के लिए पत्रकारों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होता है तो उसमें कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था 9:30 बजे कि जब यहाँ पे सीएए एनआरसी को लेकर सरकारी संपत्ति नष्ट करने की हंगामा हुआ मुर्शिदाबाद, मालदा और कोलकाता में, तब कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
जब किसी बीजेपी नेता की किसी बयान के ऊपर यहाँ हावड़ा में, इसी हावड़ा में हमने देखा नेशनल हाईवे के ऊपर किस तरह की हिंसक कांड हुआ था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और कल भी जो हुआ है इसमें भी कोई, मैंने इसको 36 लोगों को पकड़ना ये कोई बात नहीं है, जब चीफ मिनिस्टर खुद बयान दे रही है। और इस तरह की कई घटना पहले बारासात में कुछ हुआ था, उस वहां पे कोई घटना नहीं है, इसी हावड़ा में घटना, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो मतलब एक के बाद एक मैं 50 इंसिडेंट गिना सकता हूं जहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और कार्रवाई ना होने का साथ में चीफ मिनिस्टर के इस तरह की बयान देना, वो भी इस तरह के एक सेंसिटिव दिन में जो रामनवमी का दिन है, तो एक तरह से ये कहला देता है कि ये उस्काने की काम है और अपीसमेंट की काम है। और ये अपीसमेंट बढ़ता जाएगा, आपको मैं बता रहा हूं आगे आने वाले पंचायत चुनाव में, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो सागरदीघी नाम का मुर्शिदाबाद जिला में जहां पे एक उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस हार गए, बताया ये जा रहा है कि उस कम्युनिटी की लोग इस बार तृणमूल को वोट नहीं दिया, सीपीएम और कांग्रेस की जो गठबंधन थे उनको वोट दिया और साथ में बीजेपी को भी वोट दिया। तो अगर ये ट्रेंड रहा कि बीजेपी को लोगों ने वोट देने लगे हैं, वो कम्युनिटी के लोग अगर पंचायत चुनाव में ये ट्रेंड रखे कि बीजेपी को वो लोग वोट दे, तो ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी का पिछले बार की चुनाव में जीत का वही एक क्या कहते हैं यूएसपी हुआ करता था, और अगर वो ये यूएसपी निकल जाए तो ममता के लिए आगे चुनाव जीतना मुश्किल है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अपने पॉलिटिक्स, अपने उल्लू को साधने की कोशिशों में लगी हुई है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को और बहुत ही बेबाक अंदाज में हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगले 5 साल के लिए भारत की विदेश व्यापार नीति क्या होगी, आज इसका खाका सबके सामने आ जाएगा। 2023 से 2028 तक के लिए विदेश नीति की घोषणा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। वैश्विक व्यापार की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच निर्यात बढ़ाने के मकसद से देखें तो नई पॉलिसी में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा विदेश व्यापार नीति आज यानी 31 मार्च 2023 तक प्रभावी है। पिछले 5 साल की नीति की अवधि मार्च 2020 में खत्म हो गई थी। हालांकि कोविड के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इसे बार बार आगे बढ़ाया गया। आखिरी बार सितंबर 2022 में इसे आज की तारीख तक के लिए बढ़ाया गया था। कहा जा रहा है कि नई विदेश व्यापार नीति में विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप निर्यात संवर्धन के उपाय हो सकते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता में चंडीगढ़ में चल रही कृषि कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। कृषि प्रतिनिधियों की इस दूसरी बैठक में 9 सदस्य राष्ट्र और 10 आमंत्रित देशों के साथ 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में 8 सदस्य देश विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो 4 विषयगत क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने से संबंधित होगा। इनमें खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली के साथ कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण शामिल है। ये कार्यक्रम सदस्य देशों के लिए एक साथ आगे आने, कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए एक स्थायी भविष्य तय करने की दिशा में कार्य करने का एक प्रमुख मंच बनने का प्रदान करता है। बैठक के अलावा प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू कराया जाएगा। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में चल रही है। आज इसका दूसरा दिन है। 3 दिनों की बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी और आपदा जोखिम को कम करने के लिए जरूरी वित्तीय सहायता शामिल है। पहले दिन बैठक में G20 देशों ने सभी प्रयासों के लिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था के बारे में बातचीत की। दरअसल 2022 में संयुक्त राष्ट्र और मौसम विज्ञान संगठन ने संयुक्त रूप से सभी प्रयासों के लिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था की घोषणा की थी। इसके तहत 2027 तक विश्व के हर परिवार के लिए इस तरह की व्यवस्था किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि भारत ने भी 2025 तक सभी के लिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर M महापात्रा मौजूद थे। ये बैठक
वैश्विक समुदाय को एक साथ आने और आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए एक मंच दे रही है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी शेरपा बैठक का पूर्ण सत्र आज सुबह केरल के कुमारकोरम में शुरू हो गया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वी मुरलीधरन ने कहा कि G20 की वसुधैव कुटुंबकम की थीम भाईचारे और परस्पर जुड़ाव के सार को समाहित करता है। Kerala is also known as a place where Ayurveda, the science of life, was originated and practiced in its purest form. Your visit will not be complete if you do not experience Ayurveda. I am confident that after you explore, you will know why Kerala ranks among the 10 top places globally to visit in one's lifetime and is rightly known as God's own country. Friends, our G20 theme, based on universal brotherhood, that is Vasudhaiva Kutumbakam, or the one earth, one family, one future, has found resonance across the world with all its encompassing inclusive message, capturing the diverse global challenges of the day. और बैठक में तकनीकी परिवर्तन, त्वरित समावेशी और लचीला विकास समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है। इस 4 दिवसीय बैठक में 9 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के 120 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक में वैश्विक चिंता के कई अहम मुद्दों को शामिल किया गया है, जिसमें शेरपा ट्रैक के भीतर 13 कार्यकारी समूहों के तहत किए जा रहे कार्य शामिल हैं। बैठक के अलावा प्रतिनिधियों को केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू कराया जाएगा। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए टीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो बात सबसे पहले धूप छांव की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि डेविड और कैलरा को घर के एक पुराने बक्से में अंकल द्वारा दी गई वसीयत मिल जाती है, और दूसरी तरफ एमिली एक खत में अपना संदेश लिखती है और घर छोड़कर चली जाती है। प्रॉमिस करो, अगर कभी हम जुदा हो तो तुम सिर्फ मेरी अच्छी बातें याद रखो, मेरी हर बुरी बात भूल जाओ, सिर्फ उन अच्छे दिनों को याद रखोगे जो हमने एक साथ गुजारे। क्या है ये? वसीयत लिखी है अंकल ने। इस मकान और गाड़ी के अलावा 3 लाख के आसपास छोड़े अंकल ने। इनमें से 1 लाख का इंटरेस्ट डैन अंकल को मिलता रहेगा और बाकी सब आपके पास रहेगा। कौन है वो? आप उसे जानते हैं अंकल, हम सब जानते हैं, मास्टर देवी भी जानते हैं। अब आगे क्या होगा, क्या लिखा है उस वसीयत में, ये जानने के लिए देखिए धूप छांव, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और कॉर्पोरेट सरपंच में आप देखेंगे कि कीर्ति पूर्वी को अपनी तरफ कर लेती है, और दूसरी तरफ सरपंच को बहुत ईर्ष्या होती है कीर्ति की तरक्की देखकर। अब तुम मेरे साथ हो। तो बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब मैं कीर्ति के साथ काम करूंगी। उसने मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। कल एसपी ऑफिस में मीटिंग है, पंचायत के वॉलंटियर्स की बात मैं कल करूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। MBA पास कीर्ति सिंह अब गांव को दे रही है नई दिशा। अब आगे सरपंच क्या करेगा, ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
और लाल रेखा में आज आप देखेंगे कि दास जैक्सन को लाल और रेखा का ठिकाना बता देता है। जैक्सन दोनों को ढूंढते हुए मंदिर में पहुंच जाता है और पुजारी के बेटे से मालूमात हासिल करता है। पुजारी के बेटे को वो बहुत मारता है, बावजूद इसके पुजारी का बेटा उसे कुछ नहीं बताता। कितनी खूबसूरत जगह है, कितना सुंदर सा प्यारा सा वातावरण भी है। शहर के कोलाहल से दूर नदी की इस कल मधुर सी ध्वनि, उड़ती चिड़ियों का झुंड, प्रकृति का कितना मनमोहक नजारा है। लाल रेखा, काली मंदिर। तुम श्योर हो कि वो लोग अभी भी वहां होंगे? कसम खा के कहता हूं साहब। बेवकूफ समझता है, अभी सच बोलेगा। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखिए लाल रेखा, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप दूरदर्शन के इन खास धारावाहिकों का आनंद उठाइए और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 13 मई 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में विशेष कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए जांच एजेंसी एटीएस को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी एटीएस ने मामले को संवेदनहीन तरीके से लिया और जांच एजेंसियां अपने कर्तव्य पालन में असफल रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एटीएस के अफसरों ने न केवल जांच में ढिलाई बरती बल्कि पूरी कार्रवाई त्रुटिपूर्ण और घटिया रही। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 13 मई 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में विशेष कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने एक आरोपी को घटना के समय नाबालिग मानते हुए उसके प्रकरण को सुनवाई के लिए किशोर कोर्ट में भेज दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपियों की अपीलों और राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए दिया है। खास बात यह है कि एटीएस की जांच में लापरवाही पर खुद कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट भी नाराज हैं। जिनकी मौतें हुई हैं जिनके घरों में, उनको भी तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें आरोपी मिलते नहीं हैं जो ऐसे घिनौने अपराध करते हैं। जब मिल जाते हैं, लोअर कोर्ट से सजा हो जाती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएं। मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से सरकार को उसमें अपील दायर करनी चाहिए और दोबारा से नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं, एविडेंस है, उस सबको इकट्ठा कर न्याय मिले लोगों को। अगर न्यायपालिका के साथ न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करना पड़ेगा और कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा गंभीर इशू है। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे, इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपी को पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना और उन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, तो सज़ा कम होना एक बात होता है या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे, जो मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इस पर जाँच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री जो भी है, इसमें तो जाँच करनी पड़ेगी और संबंधित लोग, अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का कल रात निरीक्षण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ थे। उन्होंने यहां करीब 1 घंटे से अधिक का समय गुजारा और निर्माणाधीन इमारतों के विभिन्न परिसरों का दौरा किया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में नई सुविधाओं का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से भी बातचीत की। पीएम मोदी कल यानी 1 अप्रैल को भोपाल में भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। अपने भोपाल प्रवास के दौरान पीएम मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे। भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन
भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतिम दिन प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशी आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के कमांडर की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे है भोपाल में 30, 31 और 1 तारीख को, और इस कॉन्फ्रेंस में सीडीएस भी आ रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख आ रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी भी पधार रहे हैं। शनिवार को सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पीपीपी मोड पर बने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। ये स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली तक 708 किलोमीटर का सफर शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से भी कम समय यानी लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। भोपाल से शताब्दी से सफर करने वाले यात्रियों का मानना है कि इस ट्रेन के चलने से समय की बचत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रों और रेलवे के पेंशन भोगियों से भी ट्रेन में संवाद करेंगे। छात्र इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक का सफर भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने और वंदे भारत ट्रेन के सफर को लेकर छात्रों में बहुत उत्साह है। मैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब हमें पता चला कि 1 तारीख को वो हरी झंडी दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, तभी हमें बहुत खुशी हुई। जब हमें पता चला कि हम उनके साथ होंगे उस समय, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी हुई। मैं सबसे पहले अपने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत इतना बिगेस्ट प्रोजेक्ट हमें दिया है वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं 1 अप्रैल को वहाँ जाकर उसको अपनी लाइव अपनी आंखों से देखूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि हमें उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर शनिवार का दिन भारत की तीनों सेनाओं के लिए खास तो होगा ही, साथ ही देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों का हाई स्पीड ट्रेन का सपना भी साकार होगा। भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। रेलवे के आधुनिकीकरण की तस्वीर इस रेलवे स्टेशन पर साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही करीब 16 महीने पहले इस स्टेशन को देश की जनता को समर्पित किया था, और अब शनिवार को जब प्रधानमंत्री इस स्टेशन पर देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, तो इस स्टेशन की शान में एक सितारा और जुड़ जाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज भोपाल। और भोपाल प्रवास के दौरान पीएम भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को भोपाल से हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। क्या कह रहे हैं इस बारे में लोग, आइए देखते हैं। भोपाल से दिल्ली जाने की दूरी अब तक सबसे कम समय में शताब्दी एक्सप्रेस पूरा करती थी। यह शताब्दी एक्सप्रेस है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली और नई दिल्ली से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक ये चलती है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 तारीख को सुपर हाई स्पीड ट्रेन की अगर बात की जाए, वंदे भारत ट्रेन की अगर बात की जाए, तो उसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत ट्रेन को, और भव्य तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे, ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी और यहीं से प्रधानमंत्री उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले। कुछ यात्री हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से इस शताब्दी के बाद अगर देखें तो वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन जो है वो अब भोपाल से चलेगी, समय और आपका बचेगा, कितना उत्साह?
जी काफ़ी उत्साह है क्योंकि अब सबसे पहले तो ये शताब्दी जो थी वही सबसे फास्टेस्ट ट्रेन थी भोपाल से दिल्ली के बीच में, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि यहाँ रानी कमलापति से एक और ट्रेन स्टार्ट हो गई है जो वंदे भारत एक्सप्रेस है। आधुनिकीकरण को अगर देखें तो वो इस ट्रेन में दिखेगा, एकदम सुसज्जित ट्रेन है, आधुनिक ट्रेन है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। रेलवे के आधुनिकीकरण की अगर बात किया तो वो किस तरीके से अब बढ़ता हुआ देख रहे हैं? सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, बैठने की स्थितियां बहुत अच्छी हो गई हैं, सोफे जैसी कुर्सियां बनाई गई हैं और एक तरह से जैसे स्विट्जरलैंड जैसी ट्रेनें हैं उस टाइप का कंसेप्ट आ गया है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी रेलवे ट्रैक साफ सुथरे हैं, गंदगी बिल्कुल नहीं है। मेक इन इंडिया की तकनीक पर इस पूरी ट्रेन को बनाया भी गया है और इस पूरे अगर वंदे भारत की अगर बात की जाए तो वो भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है और जैसे ही प्रधानमंत्री इस रेल को हरी झंडी दिखाएंगे, इस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की शान में एक और चांद जरूर लग जाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। केंद्र में स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज डॉक्टर मांडविया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ देहरादून में मुख्यमंत्री आवास मुख्य सेवा सदन में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, नैनीताल और श्रीनगर में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ दून मेडिकल कॉलेज के नए भवन में 500 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखंड के मलारी गांव में विभिन्न विकास परियोजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की थी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सीबीआई ने इस मामले में केस का विवरण और गवाहों के कई बयान भी प्रस्तुत किए थे। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले के मामले में ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। कानपुर में बांस मंडी हमराज मार्केट के बगल में एक टावर में बीती रात भीषण आग लग गई। देर रात हुए हादसे में आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने में जुटी गईं। इस हादसे में 5 कॉम्प्लेक्स आग से तबाह हो गए। हमराज मार्केट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेडीमेड होलसेल बाजार है। बात मौसम की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में मौसम ने फिर से अपना रंग बदल लिया है। कल शाम से ही दिल्ली एनसीआर समेत तमाम हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम सुहावना हो गया है बारिश की वजह से और तापमान में खासी गिरावट आई है। इससे अलग राजधानी के कई इलाकों में पानी भी जमा हो गया है। ईस्ट दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी खबरें हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप अक्सर कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचा रही है डीडी न्यूज की हमारी विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ी नाट्य नाच कलाकार डोमार सिंह कुंवर के बारे में, जिन्होंने 12 साल की उम्र से नाचा विधा शुरू की और जो छत्तीसगढ़ी हास्य गम्मत नाचा कला विधा को 47 सालों से जिंदा रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती नाचा नाट्य कला। इससे जुड़े दिग्गज कलाकार हैं बालोद जिले के ग्राम लाटाबोड़ के रहने वाले डोमार सिंह कुंवर, जो 12 साल की उम्र से इस कला से जुड़े हैं। जय जवान जय किसान। और 5 दशक से नाचा कला का मंचों पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तुम्हें सीख गए यार। यहाँ का रोड दादा 47 सालों से परी व डाकू सुल्तान की भूमिका निभाकर जीवित रखने के लिए प्रयासरत हैं। आपने 5000 से भी ज्यादा शो किए हैं, जिसमें
इस कला का प्रदर्शन किया। मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी भी, मेरा खानदान चला आ रहा है, तो उनसे मैं सुना, देखा, सीखा, और ये मूल है सब विधाओं का। क्योंकि उस समय, अब मेरे जमाने में भी, मेरे पिताजी के जमाने में भी एक सिर्फ नाच ही होता था मनोरंजन का साधन। मुझे लोग पहचानते हैं, इतना पहचानते हैं कि मेरे आवाज को भी जानते हैं। वो एक सुल्ताना डाकू का मैं रोल करता हूँ, वो जवानी से करते आ रहा हूँ अभी तक, और मुझे मेरा नाम से ज्यादा नहीं बुलाते, सुल्ताना जी करके भी बुलाते हैं। 74 वर्षीय डोमार सिंह कुंवर ने नाचा गम्मत को न सिर्फ जिया, बल्कि कई मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। हम भी देखेंगे। अब वे नाचा गम्मत की अनोखी विरासत को कार्यशालाएं आयोजित कर बच्चों को सिखाकर इसे सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही वे 150 से ज्यादा प्रेरणादायक लोकगीत, पर्यावरण, नशा मुक्ति, कुष्ठ उन्मूलन के गीत भी लिख चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है, और मुझे ही नहीं, मेरे जितने शागिर्द हैं, मुझसे जुड़े हुए कलाकार हैं, ऐसा लगता है कि ये पुरस्कार जो है सबको मिल गया। नाचा नाट्य ये एक ऐसी कला है जो छोटे 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 कस्बों में जाकर अपनी कला के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं। और ऐसे लोग, डोमार सिंह कुंवर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, जो आप इतने बरसों से ये सेवाएं करते हैं। सच्ची तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के ये जो कलाकार है, सब यही तो हमारी उन्नति कर रहे हैं कला के क्षेत्र में। नाचा छत्तीसगढ़ की एक लोकप्रिय नाट्य कला विधा है। नाचा में कलाकार की भाव भंगिमा को महत्व दिया जाता है और इसमें हास्य का पुट अहम है। पर मंत्र ला मने कैसा पता लगाना चाहिए सच है कि झूठ है। नाचा नाट्य कला के दिग्गज कलाकार डोमार सिंह कुंवर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। नागरिकों के अधिकारों को कुचल दिया गया था। आपातकाल लगाने वाले लोग शायद लंबे समय तक शासन करना चाहते थे, लेकिन उनके इस भ्रम को देश के नागरिकों ने तोड़ दिया। 25 जून 2017 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता कितनी जरूरी होती है। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है, और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में भर्ती पोप फ्रांसिस के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पोप फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिका में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। रिचर्ड को अमेरिकी सीनेट ने स्टेट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसोर्स का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया है। इसे अमेरिकी सरकार का काफी शक्तिशाली पद माना जाता है। इसे स्टेट डिपार्टमेंट का सीईओ भी कहते हैं। अमेरिकी सीनेट ने रिचर्ड के नाम पर 67-26 के मतों से सहमति जताई। 54 साल के रिचर्ड भारत में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं। उन्होंने 16 जनवरी 2015 से
20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में काम किया और वर्तमान में मास्टर कार्ड के मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख हैं। ओबामा प्रशासन के दौरान रिचर्ड वर्मा ने विधायी मामलों के राज्य के सहायक सचिव के रूप में भी काम किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को भुगतान के मामले में अब उन पर मुकदमा चलेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। स्टॉर्मी का आरोप है कि ट्रंप ने नेवाडा में एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान उन्हें अपने होटल रूम में बुलाया। ट्रंप ने स्टॉर्मी को टीवी स्टार बनाने का वादा किया था। हालांकि ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहे हैं कि उनके प्रतिद्वंदी उन्हें रोकने के लिए फर्जी मामलों का सहारा ले रहे हैं। डेनमार्क के सेना प्रमुख ने कहा है कि रक्षा खर्च बढ़ाने के वादों के बावजूद रक्षा क्षेत्र और नाटो की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में बड़ी कमी आई है। डेनमार्क ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अपनी सैन्य क्षमताओं को काफी कम कर दिया था, लेकिन यूक्रेन संकट के बाद नाटो ने तय किया कि सभी देशों को जीडीपी का 2% हिस्सा रक्षा पर खर्च करना जरूरी होगा। नाटो के इस लक्ष्य के बाद डेनमार्क सरकार दबाव में आ गई है। डेनमार्क ने कहा कि इस लक्ष्य को 2030 तक पूरा किया जाएगा। इजरायल में न्यायिक कानून को वापस लेने के बाद हजारों की संख्या में लोग पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू के समर्थन में उतर आए हैं। तेल अवीव में सरकार के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया गया। इससे पहले विवादास्पद न्यायिक कानून सुधारों को लेकर लोगों की नाराजगी झेल रहे पीएम नेतन्याहू ने कानूनों को अस्थायी रूप से रोक दिया था। इजरायल के न्याय मंत्री ने इसी साल जनवरी के पहले सप्ताह में न्यायिक प्रणाली में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। वहीं फ्रांस में पेंशन सुधार के विरोध में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को भी बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच मध्य पेरिस में कूड़ेदानों को आग के हवाले कर दिया गया। विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने के बावजूद सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं 25 मार्च को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। हैती में अमेरिका के 2 नागरिकों का अपहरण हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन हैती के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। इससे पहले फ्लोरिडा के एक दंपति को भी अगवा किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग करते हुए उन्हें बंदी बना लिया था। हैती में राष्ट्रपति जोवेनेल की हत्या के बाद गिरोहों की ताकत में काफी वृद्धि हुई है। गिरोहों की बढ़ती संख्या के कारण हैती में सुरक्षा स्थिति का संकट भी पैदा हो गया है। खबरें खेल जगत से। आईपीएल के 16वें संस्करण की आज से शुरुआत होने जा रही है। उद्घाटन समारोह अहमदाबाद में मोटेरा स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। 2018 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब आईपीएल टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। लीग का पहला मुकाबला गत विजेता गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। गुजरात टाइटंस टीम की कप्तान पिछले सीजन की तरह इस बार भी हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी संभालेंगे। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारी सहयोगी आंचल के साथ समाचार। नमस्कार।